दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और कल हम लोगों ने बात की थी प्रेमचंद की कहानी कफन की बात की थी, पूरा विस्तृत उसमें आप लोगों को कराया गया था। प्रेमचंद की 3 कहानियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में अगर हम देखें तो 3 कहानियाँ हैं और तीनों कहानियाँ मैंने आप लोगों को करा दिया है। ईदगाह कहानी है, कफन कहानी है और दुनिया का अनमोल रतन। ये तीनों कहानियाँ आप लोगों को करा दी गई हैं। कल शाम को अचानक बुखार आ गया था, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाई। उसका जो प्रश्न है जो लाइव क्लास में कराना था वो मैंने आप लोगों को भेज दिया था। कई लोगों ने उत्तर भी उसका भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं, उन प्रश्नों को आप लोगों को करा देते हैं। और जो भी नए मेंबर्स हैं वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो पब्लिक किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो 3 कहानियाँ प्रेमचंद की जो कराई गई उन्हीं से संबंधित यह प्रश्न है जो लाइव कक्षा में कराना था। जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन अभी हाल ही में हुआ है, 1-2 दिन में हुआ है, 4 दिन में हुआ है, ध्यान दें। जैसे निशा, विपिन, रानू, रीनू जैन, कुमारी कीर्ति, रुचि, गोविंद, दीपिका, मिनी पांडे, सुरेश, अनीता, अश्विन, डॉक्टर सना, तनु और मंजू, ये 14-15 लोगों का एडमिशन जो भी है 2-3 दिन में इधर हुआ है, 4 दिन में हुआ है, वो ध्यान दें। कॉपी पेन लेकर बैठे और टेस्ट सीरीज का उत्तर आप लोग जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के कल जो लाइव कक्षा में प्रश्न कराना था वो उसका वीडियो आप लोगों को जरूर देने के लिए मैंने कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद की कौन सी कहानी जमाना पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी? प्रश्न देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, प्रश्नों को समझते चलें। प्रेमचंद की कौन सी कहानी है जो जमाना पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी? इसका मतलब इनमें से 3 ऐसी कहानियां हैं जो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहां पर आपका उत्तर होगा डी, सौत कहानी। प्रेमचंद की कहानी सौत जमाना पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी, बल्कि 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर आप लोग जरूर बैठें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सौत कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो अब आपके लिए यह प्रश्न बन गया। अब इसी प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता था कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, विकल्प ही रहेगा। लेकिन जहाँ जमाना पत्रिका लिखा है वहाँ लिखा रहेगा सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी बड़े घर की बेटी, इसके दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम इसका हिंदी रूपांतर है। तो इसके दुनिया व हुब्बे वतन, सोजे वतन, ये सारी कहानियाँ जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कौन सी कहानी संग्रह बाद की है? देखिए, प्रेमचंद के जितने भी कहानी संग्रह हैं वो भी मैंने कल आप लोगों को PDF दिया है, लेक्चर में बताया है। जितनी प्रमुख, वैसे उन्होंने तो 300 कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन जितनी प्रमुख कहानियाँ हैं वो कहानियाँ भी मैंने आप लोगों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपलब्ध करा दिया है। प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, इनमें से आपका उत्तर होगा बी, प्रेम प्रतिज्ञा। ये कहानी सबसे बाद में प्रकाशित हुई। इन चारों में, मैं अंतिम कहानी नहीं पूछ रहा हूँ, इन चारों में सबसे बाद में प्रकाशित कौन सी है? तो उत्तर होगा प्रेम प्रतिज्ञा, क्योंकि प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई, प्रेम प्रतिमा 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई और प्रेम द्वादशी भी 1926 में प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से इनमें से सबसे बाद में प्रकाशित होने वाली कहानी कौन सी है? तो प्रेम प्रतिज्ञा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की किस कहानी का प्रकाशन इनमें से सबसे बाद में हुआ है? ठीक दूसरा प्रश्न जैसा था उसी तरीके से यह भी होगा। आपका उत्तर होगा पत्नी से पति। पत्नी से पति 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नमक का दर होगा 1913 ईस्वी में प्रकाशित। बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी में प्रकाशित। सौभाग्य के कोड़े 1924 ईस्वी में प्रकाशित और पत्नी से पति 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या होगा?
जिसमें विकल्प में है पूस की रात है, दो बैलों की कथा है, सदगति है और सवा सेर गेहूं है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपका होगा पहला, सवा सेर गेहूं, जिसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ। 1924 ईस्वी में हुआ। पूस की रात 1930 ईस्वी में प्रकाशित। सदगति भी 1930 ईस्वी में प्रकाशित। दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी में प्रकाशित। तो इस तरीके से पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या होगा? जिसमें ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन और नशा कहानी दी गई है। सबसे पहले ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी में प्रकाशित कहानी है। मैंने आपको कफन पढ़ाया था, याद होगा, अभी कल ही लेक्चर आपको कफन का मिला है। 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई है कफन कहानी। वहीं ईदगाह कहानी जो पढ़ाया गया 1933 ईस्वी में प्रकाशित, 1933, और नशा कहानी 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई, 1934 ईस्वी में। और इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा विस्तृत बताया है, लेक्चर आप लोग जरूर देखे होंगे। सोजेवतन में संकलित कहानी कौन सी है? देखिए, सोजेवतन में 5 कहानियां संकलित हैं, ये भी मैंने आपको बताया है और कल ही के लेक्चर में मैंने पूरा विस्तृत आप लोगों को बताया है। मंजू, याद होगा आपको, कल का अगर लेक्चर देखा होगा, विपिन, निशा, रानू, रीनू जैन, मंजू, डॉक्टर सना, अश्विन, अनीता, सुरेश, आप, मिनी पांडे, आप सभी लोग जानते हैं कि कल जब मैंने पढ़ाया तो सोजेवतन भी पूरा विस्तृत मैंने बताया है आप लोगों को। विकल्प है, सोजेवतन में कौन सी कहानी संकलित है? शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, होली का उपहार। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहां पर आपका उत्तर होगा पहला 1 और 2, शोक का पुरस्कार, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यह हिंदी रूपांतर है। इसका उर्दू नाम है सिल-ए-मातम। याद करिए, मैंने पढ़ाया है सिल-ए-मातम, मातम। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया व हुब्बे वतन, इसका उर्दू नाम है इसके दुनिया व हुब्बे वतन। तो ये 2 कहानियां, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये दोनों कहानियां सोजेवतन में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, सोजेवतन में संकलित कौन सी कहानियां हैं? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। यहां पर उत्तर होगा 1 2 3। इससे पहले के प्रश्न में आपने देखा कि सोजेवतन में कौन सी कहानियां संकलित है, तो वहां पर 2 कहानियां मैंने आपको बताया। 2 कहानियां कौन कौन सी? तो इसके दुनिया व हुब्बे वतन, यानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरा मैंने बताया सिल-ए-मातम, यानी शोक का पुरस्कार। बाकी शेष तीनों ये कहानियां भी सोजेवतन में संकलित हैं। तो इस तरीके से सोजेवतन में संकलित कुल 5 कहानियां हैं। 3 तो यहां हो गया, चौथा और 5वां अभी जो मैंने आपको बताया इससे पहले, एक तो शोक का पुरस्कार यानी सिल-ए-मातम, दूसरा सांसारिक प्रेम और देश प्रेम यानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन। तो ये 5 कहानियां सोजेवतन में संकलित हैं। अगला प्रश्न, कफन कहानी का उद्देश्य क्या है? कल के लेक्चर में आपने कफन कहानी पढ़ा, पूरी कहानी का मैंने सारांश आपको बताया, पूरी कहानी का मैंने PDF आपको दिया है, कहाँ कहाँ पर व्यंग्य किया गया है, कहाँ कहाँ पर बिंब का प्रयोग किया गया है, ये सारी चीज़ें, और प्रमुख कथोपकथन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, प्रकाशन वर्ष बताया, सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई हैं कफन कहानी के बारे में। सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति, शोषण व्यवस्था का चित्रण, अंधविश्वास का चित्रण। तो कफन कहानी का उद्देश्य क्या है? इनमें से 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3, यहाँ पर होगा तीनों, 1 2 और 3। भाई कल जब आप लोगों को कफन कहानी पढ़ाई गई है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर पूरा देखा होगा। उसमें सारी चीज़ मैंने विस्तृत आप लोगों को समझाया है,
सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट करके एक एक चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस की है, कल बताया है। अब अगर आप नहीं देखते हैं वीडियो तो फिर आपकी समस्या है, वो मेरी समस्या नहीं है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक कहाँ से हो पाएगा। कल मैंने कफन कहानी पढ़ाया जिसमें मैंने आपको बताया कि घीसू की उम्र 60 वर्ष इसमें बताई गई है। घीसू की 9 संतानें थीं जिसमें से शेष माधव बचा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल पूरा डिस्कस किया है, पूरा मैंने विस्तृत आप लोगों को कल बताया है। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, कितने पात्र हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। अंधविश्वास की जहाँ तक बात है, अंधविश्वास की बात है, मैंने बताया है आपको कल कि किस तरीके से रीति रिवाजों पर व्यंग किया गया है कि कौन कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। इतना ही नहीं, शोषण पर मैंने ये भी बताया है कि आप लोग जानते हैं दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बावनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है कि परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास तो फूकने को क्या है। सामाजिक यथार्थ के बारे में भी मैंने आप लोगों को कल पूरा लेक्चर में बताया। तो यहां पर उत्तर आपका होगा 1, 2, 3, तीनों होगा। अब इसके बाद कफन कहानी में घीसू के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है। अगला प्रश्न, घीसू अत्यंत दरिद्र व्यक्ति है। घीसू निस्वार्थी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। घीसू अत्यंत निर्दयी व्यक्ति है। घीसू नशाखोर व्यक्ति है। इनमें से कौन सा गलत होगा। अगर कल आपने पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से ऐसे प्रश्न को आप कर लेंगे। क्या घीसू निस्वार्थी है? नहीं, घीसू निस्वार्थी कहाँ है, निस्वार्थ भाव से कहाँ काम कर रहा है। घीसू को तो स्वार्थी दिखाया गया है, स्वार्थ के लिए मर रहा है। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपका डी होगा, बी होगा, 9 का बी। अगला प्रश्न, कफन कहानी में घीसू की उम्र लगभग कितनी बताई गई। अभी मैंने आपको बताया कि 60 वर्ष। कफन कहानी के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है। जल्दबाजी ना करें, पूरे विकल्प को देखें, कई लोगों ने गलत उत्तर भेजा है। घीसू की कुल 9 संतानें थी जिसमें केवल माधव बचा था। बुधिया घीसू की पत्नी थी जिसकी मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान हुई। माधव और घीसू ने चंदे से कफन के लिए 5 रुपए इकट्ठा किए। जमींदार ने कफन के लिए 2 रुपए दिया था। इनमें से कौन सा गलत है। कई लोगों ने जल्दबाजी में इस प्रश्न को गलत कर दिया है। जल्दबाजी में इसलिए कि पहले पढ़ते गए, लास्ट में देखा कि जिसकी मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान हुई। हाँ ठीक है, बुधिया की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान जरूर हुई है, लेकिन वो घीसू की पत्नी नहीं है बल्कि माधव की पत्नी है। घीसू की पुत्र वधू है बुधिया। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बी होगा। आप लोग कहाँ गलती करते हैं वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न दिए जाते हैं कि अगर यहाँ पर आप गलती करेंगे, लाइव कक्षा में गलती करेंगे, टेस्ट सीरीज में गलती करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा में गलती नहीं करेंगे, उन चीज़ों से आप सजग रहेंगे। इसलिए मैं ऐसा प्रश्न बनाकर और आप लोगों तक पहुंचाता हूं। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बावनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। ये कफन कहानी का है, अभी पढ़ाया गया और अभी मैंने प्रारंभ में ही जब प्रश्न आया था मैंने आपको बताया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमचंद की पहली कहानी किसे माना है। वैसे प्रेमचंद की पहली कहानी मानने पर तो विवाद है, कई लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया है, लेकिन नाम से इसीलिए पूछा जाता है। अगर प्रश्न पूछा भी जाएगा तो नाम से पूछा जाएगा। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर को प्रेमचंद की पहली कहानी माना है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि किसने दी। दयाराम निगम, बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, शरत चंद। आपका उत्तर होगा डी, शरत चंद। दयाराम निगम के सुझाव पर उन्होंने अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा था, यह मैंने आपको बताया है। 14 का उत्तर आपका डी होगा, शरत चंद। बंगला कथाकार शरत चंद ने
प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा है, कथा सम्राट की उपाधि दी है। अब इसके बाद 5 प्रश्न ऐसे हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें प्रेमचंद की भी कहानियां हैं और भी कहानियां हैं। तो चलिए उन 5 प्रश्नों की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रकाशन सबसे बाद में हुआ है? विकल्प में है सुखमय जीवन, 2 बांके, शरणार्थी, ठुमरी। यहां पर आपका उत्तर होगा डी, ठुमरी। ठुमरी भी मैंने आपको पढ़ाया है। जब रसप्रिया मैंने रेणु का आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रसप्रिया कहानी ठुमरी काव्य संग्रह में संकलित है, और रेणु का ये पहला ऐसा कहानी संग्रह है जिसमें उस कहानी संग्रह के नाम से कोई कहानी नहीं, यानी ठुमरी नाम से कोई कहानी नहीं है। ठुमरी का प्रकाशन मैंने आपको बताया था कि 1959 ईस्वी में हुआ है। ये भी आप लोगों को याद होगा। कई जगह 1958 भी मिलेगा, लेकिन मान्य होगा 1959 है। जबकि सुखमय जीवन चंद्र शर्मा गुलेरी का है, जिसका प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुआ। 2 बांके भगवती चरण वर्मा का है, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। शरणार्थी जो कि अज्ञेय का है, जिसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। इन प्रकाशन वर्ष को आप जरूर लिख लीजिएगा जो यहां बताया जा रहा है। उससे यह होगा कि मान लिया ये चारों जैसे दिए गए, चारों ना मिले परीक्षा में, तो कम से कम 4 में से कोई एक तो मिलेगा, वो याद रहेगा, तो उसके आधार पर और भी आपको याद रहेंगे, उन्हें आप कर सकते हैं। तो इन्हें आप जरूर लिख लिया करें। निम्न में से किसका प्रकाशन सबसे बाद में हुआ? बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी, परिंदे। यहां पर भी उत्तर होगा आपका डी। परिंदे जो कहानी की बात कर रहे हैं निर्मल वर्मा का है, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ, 1960 में हुआ। वही बुद्धू का कांटा चंद्र शर्मा गुलेरी का, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। पूस की रात जो कि प्रेमचंद का है, प्रकाशन 1930 में हुआ। पत्नी जो कि जैनेन्द्र की कहानी है, इसका प्रकाशन 1936 के आसपास हुआ। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किसका प्रकाशन सबसे बाद में हुआ है? यहां पर भी विकल्प आपका सही होगा डी, यही सच है। यही सच है जो मनु भंडारी का है, जिसका प्रकाशन सबसे बाद में 1966 में हुआ है। बाकी इससे पहले उसने कहा था, अभी मैंने आपको बताया ही है। कफन तो मैंने पढ़ाया ही है, प्रेमचंद का है। रोज आपके पाठ्यक्रम में है, अज्ञेय का है, उसे भी आप जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रकाशन बाद में हुआ है? तो यहां पर उदय प्रकाश की कहानी पीली छतरी वाली लड़की, इसी का प्रकाशन सबसे बाद में हुआ है 2001 में। बाकी 11 वर्ष का समय जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आप जानते ही हैं, जिसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में हुआ। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है, जिसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ। यारों के यार कृष्णा सोबती का है, जिसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ है। तो इन चारों को जरूर लिख लें। 11 वर्ष का समय 1903, ठाकुर का कुआं 1932, यारों के यार 1961, पीली छतरी वाली लड़की 2001। निम्न में से किसका प्रकाशन बाद में हुआ है? तो यहां पर भी उत्तर होगा आपका डी, तिरिच। तिरिच जो कि उदय प्रकाश का है, जिसका प्रकाशन 1989 ईस्वी में हुआ है। बाकी आप तो जानते हैं, उसने कहा था, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, 1915 में हुआ है। अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया। शरणागत जो कि वृंदावन लाल वर्मा का है, 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तीसरी कसम, यह भी आपको पढ़ाया जा चुका है, फरीश्वरनाथ रेणु का, जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। तो इस तरीके से इन विकल्पों में
जो प्रकाशन वर्ष मैं साथ में बताता चल रहा हूँ, इन्हें आप जरूर ध्यान रखें। निम्न में से किसका प्रकाशन बाद में हुआ? सुखमय जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और जोंक। यहाँ पर भी उत्तर होगा आपका डी, जिंदगी और जोंक। अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक, जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ है। बाकी सुखमय जीवन चंद्र शर्मा गुलेरी का जो 1911 में हुआ, अभी सबसे पहले आपको मैंने बताया था। ममता जयशंकर प्रसाद का है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। गूंगे रांगे राघव का है, जिसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ। तो इस तरीके से इन चारों को आप कहीं लिख लीजिए। अब ये तो प्रकाशन की बात हुई, इसलिए मैंने कहा था 5 प्रश्न मैंने ले लिया है। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर और फिर प्रेमचंद जी की बात करते हैं। प्रेमचंद की किस कहानी का उद्देश्य आर्थिक विषमता के साथ साथ जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है? दुनिया का अनमोल रतन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं। आपका उत्तर होगा बी, ईदगाह। अगला प्रश्न, ईदगाह कहानी का विषय क्या है? गरीबी के संस्कार, एक बालक की मातृभावना, हामिद के बुद्धिवादी तर्क। विकल्प है 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 3। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका डी, 1 2 3। ईदगाह कहानी जब आपने पढ़ा है तो किस तरीके से आपने उस कहानी में खुद पढ़ा है कि एक गरीब बालक है जिसका नाम हामिद है, और एक महामारी के दौरान उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। गरीबी में केवल दादी अमीना के पास पला बढ़ा। किस तरीके से उसको संस्कार मिले हैं और बच्चों से उसके संस्कार किस तरीके से अलग हैं, तो गरीबी के पूरे संस्कार इसमें दिखाए गए हैं। और उस बालक का माता के प्रति, अपनी दादी अमीना के प्रति किस तरीके से उसकी भावना है, क्या मातृ भावना है एक बालक का, वो भी दिखाया गया। हामिद ने जो चिमटा खरीदा तो किस तरीके से तर्क देता है कि क्यों खरीदा है, किस कारण से खरीदा, पूरे तर्क के साथ अब उसने बताया है। तो हामिद के बुद्धिवादी तर्क की भी बात यहाँ पर की गई है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर होंगे 1 2 3। अगला प्रश्न, दुनिया का अनमोल रतन, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। इसका विषय क्या है? इस प्रश्न का भी उत्तर ज्यादातर लोगों ने गलत दिया है। पहले चारों पॉइंट देखें। देश विद्रोह की भावना, जवानों की कुर्बानी, प्रेम का आदर्श स्वरूप, 2 रत्नों की बात। विकल्प है 1 2, 2 3, 3 4, 2 4। इसका उत्तर होगा बी, 2 और 3। जवानों की कुर्बानी, देश का आदर्श स्वरूप, प्रेम का आदर्श स्वरूप, ये 2 चीजें तो हैं, पहला और चौथा नहीं है। क्यों नहीं है? कारण जाने। देश प्रेम की भावना है, देश विद्रोह की भावना नहीं है दुनिया के अनमोल रत्न में। और 2 रत्नों की बात नहीं की जा रही है, बल्कि 3 रत्नों की बात की गई है। इसलिए पहला और चौथा गलत है, सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है। तो आपका विकल्प होगा बी, 2 और 3। इस प्रश्न को 80% लोगों ने, जो हमारे पास इस समय 213 कैंडिडेट हैं चारों बैच में मिलाकर, 213 में से 80%, मैं 80 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 80% लोगों ने गलत उत्तर दिया है। जबकि आपके पाठ्यक्रम में है, आपने पूरी कहानी पढ़ी है, क्यों जल्दबाजी आप लोग करते हैं? अगर यही जल्दबाजी आप यहां कर रहे हैं तो यही जल्दबाजी परीक्षा में करेंगे, फिर कहेंगे मैंने तो बहुत अच्छा किया है, और बाद में पता चलेगा कि हुआ नहीं। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं। अगला प्रश्न देखें। ईदगाह कहानी में हामिद के दादी का क्या नाम है? तो अभी तो मैंने बताया ही है, अमीना। अगला प्रश्न देखें। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत कितनी बताई थी? 6 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपया। यहां पर उत्तर होगा ए, 6 पैसे। अगला प्रश्न देखें। ईदगाह कहानी में हामिद ने चिमटे की उपयोगिता के लिए क्या तर्क दिए थे? अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि बालक का बुद्धिवादी तर्क, हामिद का बुद्धिवादी तर्क। तो तर्क क्या क्या दिया चिमटे के बारे में, जरा आप सुने। आंधी तूफान में इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
हाथ में ले लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। यह आग निकालने और रोटी सेकने के काम आता है। क्या क्या तर्क दिया था? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इस प्रश्न के भी उत्तर कई लोगों ने गलत दिया है। सही उत्तर होगा डी 1 2 3, तीनों उसने बताया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पात्र कफन कहानी का नहीं है? तो कफन कहानी में 3 ही पात्र हैं, घीसू, माधो और बुधिया। हरखू कहां से आ गए यहां पर? इसलिए यहां पर उत्तर होगा आपका बी हरखू। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेम सरोवर, मानसरोवर, सोजेवतन, प्रेम पचीसी। यह भी मैंने आप लोगों को पूरा विस्तृत बताया है। सी होगा सोजेवतन। पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा। तो यहां पर आपका उत्तर होगा डी 2 बैलों की कथा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को पब्लिक किया गया है। यदि आप भी, क्योंकि परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी टलेगी 100%। जिस तरीके की पैंडेमिक चल रही है, जिस तरीके की महामारी चल रही है, इसको देखते हुए ये 100% कहा जाता है कि 25 जो आपकी मई में परीक्षा होनी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की यूपी की, वो नहीं होगी। बाकी कुछ जगह तो अभी आई नहीं है, वैकेंसी ही नहीं आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। कोई उसमें फिक्स डेट नहीं बताया गया कि कब तक स्थगित की जाती है। सिर्फ इतना बताया गया कि परीक्षा के 15 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा कि परीक्षा कब होगी, 15 दिन पहले। तो इस तरीके से जो ये समय मिला है उस समय का सदुपयोग करें आप। और यदि आप अभी से लग जाते हैं तो इतना समय आपको मिल जाएगा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और आप आराम से सफल हो सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, पेड बैच ज्वाइन करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मैं नंबर लिख दे रहा हूं। इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके फीस की जानकारी ले सकते हैं या पूरा डिटेल आप ले सकते हैं। अगर कॉपी पेन आपके पास है तो इस नंबर को लिख लें, 80 52 58 40041। एक तो ये नंबर है। दूसरा नंबर लिखना चाहें तो वो भी लिख लें, 97 21 46 27 40। इन दोनों नंबर पर किसी पर भी आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो शेड्यूल है वो ये है, सुबह 10 बजे पीडीएफ नोट्स, प्रतिदिन 10 बजे आपको टेस्ट सीरीज सुबह में मिलेगी, 2:30 बजे वीडियो लेक्चर मिलेगा, रात में 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी। थोड़ा अस्वस्थ मैं भी हूँ, फीवर है, इसलिए अभी लाइव क्लास बीच बीच में नहीं हो पा रही है। बाकी चीज़ें लगातार चल रही हैं, लगातार लोगों को दिया जा रहा है। जैसे रात में लाइव क्लास नहीं हो पाई तो उस प्रश्न का आज दिन में जो आप देख रहे हैं वीडियो बना कर दिया जा रहा है, कहीं से भी आपका नुकसान ना हो। ये मेरी मान्यता है, ये मेरा मानना है, ये मेरा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का मैं पालन करता हूं और आपको आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा लगातार। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? इसको भी लगभग 50% लोगों ने नवाब राय लगाया है, जो कि गलत है। उत्तर होगा सी धनपत राय। प्रश्न संख्या 30 का सी होगा धनपत राय। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न थे और आज की टेस्ट सीरीज का भी कई लोगों ने उत्तर भेजा है, उसका भी वीडियो आज की टेस्ट सीरीज का भी आपको अभी मिल जाएगा। बाकी आप मेहनत करें, कोई समस्या हो जरूर बताएं और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। फीस और सारी जानकारी उनको बता दी जाएगी। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में।